नमस्कार। तो भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आजकल काफी चर्चा हो रही है। दुनिया भर से अलग अलग आवाजें आ रही हैं। ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि भारत की अपनी कहानी क्या है, उसकी रणनीति क्या है और नतीजे क्या कह रहे हैं। आइए आज इसी की तह तक चलते हैं। इस पूरी चर्चा की बुनियाद टिकी है एक बहुत ही दिलचस्प विचार पे, समुद्र मंथन। जैसे उस कहानी में उथल-पुथल के बाद अमृत निकला था, वैसे ही भारत की अर्थव्यवस्था ने भी चुनौतियों के बाद हमेशा कुछ बेहतर हासिल किया है। सोचिए, 1991 के संकट ने उदारीकरण का रास्ता खोला और हाल ही में कोविड महामारी ने डिजिटल क्रांति को एक नई रफ्तार दे दी। और यहीं पर दो अलग-अलग कहानियां सामने आती हैं। एक तरफ कुछ आलोचक हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत या डेड इकोनॉमी तक कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आंकड़े हैं जो बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखा रहे हैं, तेज विकास की, मजबूत होती आर्थिक सुरक्षा की और नए अवसरों की। तो सवाल ये है कि इस मंथन से असल में अमृत क्या निकला है? चलिए अब सीधे उन आंकड़ों पर चलते हैं जिन्हें इस विश्लेषण में भारत की सफलता का प्रमाण माना गया है। सबसे पहले तो ये हेडलाइन नंबर देखिए, 7.8% की रियल जीडीपी ग्रोथ। और ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है, ये पिछले 1.25 साल में सबसे ऊंचा स्तर है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये ग्रोथ सिर्फ एक जगह से नहीं आ रही। मैन्युफैक्चरिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो या फिर सर्विसेज सेक्टर, हर तरफ एक मजबूत बढ़त दिख रही है। ये एक संतुलित और स्वस्थ विकास का साफ संकेत है। और इसी रफ्तार का नतीजा है कि भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। सिर्फ साइज में ही नहीं, बल्कि ग्रोथ की स्पीड में भी ये अमेरिका और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ रहा है। अब इसे जरा ग्लोबल स्केल पर देखिए। आज दुनिया की जो कुल आर्थिक तरक्की हो रही है, उसमें 15% से ज्यादा का योगदान अकेले भारत का है और लक्ष्य इसे 20% तक ले जाने का है। यानी कि दुनिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में भारत का रोल कितना बड़ा हो गया है। और ऐसा नहीं है कि ये बातें सिर्फ हम कह रहे हैं, दुनिया की बड़ी एजेंसियां भी इसे मान रही हैं। S&P ग्लोबल ने पूरे 18 साल बाद भारत की सॉवरेन रेटिंग को अपग्रेड किया है। ये न सिर्फ मृत अर्थव्यवस्था वाली आलोचना को खारिज करता है, बल्कि इससे देश के लिए विदेशी कर्ज सस्ता होता है और निवेशकों का भरोसा भी बढ़ता है। लेकिन इन बड़े बड़े नंबरों का, इन आंकड़ों का आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? तो देखिए, सबसे अहम नतीजा ये है कि इस दौरान करीब 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। ये आर्थिक विकास का वो चेहरा है जो सीधे लोगों की जिंदगी को छूता है। तो फिर सवाल उठता है कि ये सब हो कैसे रहा है? क्या है इसके पीछे का राज? इस विश्लेषण के मुताबिक इसका जवाब भारत के एक खास और लंबी अवधि वाले आर्थिक मॉडल में छिपा है। लेखक का ये कहना पूरी रणनीति को एक लाइन में समझा देता है। यहाँ मकसद कोई 100 मीटर की तेज दौड़ जीतना नहीं है, बल्कि एक लंबी मैराथन के लिए स्टैमिना तैयार करना है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना जो टिकाऊ हो, जो लंबे समय तक चलती रहे। इस मैराथन मॉडल के 3 बड़े स्तंभ हैं। पहला, बड़े फैसलों पर आम सहमति बनाना। दूसरा, राज्यों के बीच विकास को लेकर एक अच्छी होड़ पैदा करना। और तीसरा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे आखिरी इंसान तक पहुंचाना। इसीलिए कहा गया है कि ये मॉडल घोषणा करने में धीमा, लागू करने में तेज और टिकने के लिए बना है। और देखिए, किसी भी मैराथन धावक के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? एनर्जी। ठीक उसी तरह भारत की इस आर्थिक दौड़ की रीढ़ की हड्डी है उसकी एनर्जी सिक्योरिटी की रणनीति। ये आंकड़े देखिए, ये बताते हैं कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट में भारत कितना बड़ा प्लेयर है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता, चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर। और आगे चलकर दुनिया में एनर्जी की जो भी नई मांग पैदा होगी, उसका 25% हिस्सा अकेले भारत से आएगा। इससे भारत की भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है। और भारत सिर्फ पारंपरिक ऊर्जा पे ही नहीं टिका है। इथेनॉल ब्लेंडिंग की कहानी देखिए, 2014 में ये सिर्फ 1.5% था और अब 2025 तक इसे 20% तक ले जाने का लक्ष्य है। इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा बची है, बल्कि इसका सीधा फायदा किसानों तक भी पहुंचा है। लेकिन हाँ, एनर्जी की ये कहानी बिना विवादों के पूरी नहीं होती। खासतौर पर रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर जो सवाल उठे, स्रोत में उस पर भी विस्तार से बात की गई है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या भारत ने एक संकट से फायदा उठाने की कोशिश की या फिर उसके इस कदम ने दुनिया को एक बड़े आर्थिक भूचाल से बचाया? आइए देखते हैं स्रोत का इस पर क्या कहना है।
अब इस पर लेखक का पक्ष क्या है वो समझते हैं। उनका तर्क है कि रूसी तेल पर कोई सीधा प्रतिबंध नहीं था, बल्कि G7 देशों की एक प्राइस कैप यानी मूल्य सीमा थी और भारत ने हमेशा उसका पालन किया। इस विश्लेषण के अनुसार भारत के इस कदम ने न सिर्फ अपने नागरिकों को बेतहाशा महंगाई से बचाया, बल्कि दुनिया के बाजार को भी स्थिर रखा, वरना तेल की कीमतें आसमान छू सकती थीं। एक आरोप ये भी लगा कि भारत रूसी तेल के लिए एक लॉन्ड्रोमैट बन गया है। इस पर स्रोत का जवाब यह है कि भारत कोई नया खिलाड़ी नहीं है। वो तो दशकों से यूक्रेन संघर्ष से बहुत पहले से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का दुनिया के टॉप 4 निर्यातकों में शामिल रहा है। और आंकड़े बताते हैं कि रिफाइनिंग मार्जिन और एक्सपोर्ट की मात्रा में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। तो इन सब दलीलों, तर्कों और आंकड़ों के बाद कहानी कहाँ जाती है? लेखक के अनुसार भविष्य कैसा दिखता है? इसका जवाब स्कोरबोर्ड पर है। अब बात हो रही है एक नई मेड इन इंडिया औद्योगिक क्रांति की। सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल्स और डिफेंस जैसे भविष्य के सेक्टर्स पर जोर दिया जा रहा है और इस क्रांति को ताकत मिल रही है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी नीतियों और यूपीआई जैसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से। और भविष्य का विजन देखिए। अनुमान है कि 2038 तक परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से भारत की जीडीपी $34 ट्रिलियन की हो सकती है, यानी ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। ये नंबर दिखाता है कि विकसित भारत का सपना कितना बड़ा है। और आखिर में लेखक का संदेश एकदम साफ है। बहसें चलती रहेंगी, आलोचनाएं होती रहेंगी, लेकिन असली जवाब तो नतीजों में है, स्कोरबोर्ड पर है। और ये सवाल हमें इस विश्लेषण के दिल में वापस ले आता है। जब भविष्य की आर्थिक दौड़ की बात आती है तो जीत की सही रणनीति क्या है? कुछ 100 मीटर की तेज दौड़ या फिर एक लंबी सधी हुई मैराथन? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।